मैं हूं आपके साथ श्रावणी भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प रैली निकालेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा। साथ ही अस्पतालों में फल भी बांटे जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़े के तहत भाजपा संगठन प्रदेश भर में कई सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश की धामी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रदेश स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है, जो हस्तकरघा से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अपने हवन कार्यक्रम होंगे, उनके दीर्घायु के लिए फल वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कहीं रक्तदान भी करेंगे, कहीं दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे। जिला स्तर पर, नीचे मंडल स्तर पर ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने वाला है। राज्य में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तराखंड बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। कल यानी 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक व खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि स्वयं के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजा करेगी। उन्होंने कहा कि नकल निरोधक कानून व भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रदेश के युवाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। युवा हित में सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का 16 सितंबर को उनका जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। अब तक के इतिहास में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने का काम किया है। देहरादून के नए कप्तान के रूप में आईपीएस अजय सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया। आईपीएस अजय सिंह ने इससे पहले हरिद्वार में बेहतर पुलिसिंग का रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अपराध नियंत्रण, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, नशे के कारोबार, जमीन फर्जीवाड़ा और साइबर क्राइम रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा आम लोगों के बीच पुलिसिंग का भरोसा बढ़ाने की भी उन्होंने बात कही। सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है, वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो उस संबंध में भी उनको बताया जाएगा। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र में हुई 77 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जिले के नए एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चार्ज संभालते ही हत्याकांड का खुलासा किया। 11 सितंबर की रात को मृतक अशोक चड्ढा का शव कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप स्थित उनके निजी आश्रम में मिला था। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कनखल थाना पुलिस और एसओजी की टीम लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। एसएसपी का कहना है कि क्षेत्र के ही 4 युवकों ने लूट के इरादे से सेवाश्रम चलाने वाले बुजुर्ग को निशाना बनाया। लूट में नाकामयाब रहने पर युवकों ने बुजुर्ग अशोक चड्ढा की गला रेत कर हत्या कर दी थी। आरोपी कनखल, ज्वालापुर समेत आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। व्यक्ति की हत्या की गई थी। अब
पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों को भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है, उसको इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया, जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर ताबड़तोड़ मकान को सील किए जाने की कार्यवाही हो रही है। वहीं कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाली नीलम राणा ने कहा है कि दिनांक 13 अगस्त को उन्हें सूचित किए बिना और नोटिस दिए बिना उनके मकान में कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया। सील करने के बाद उन्हें 149 का नोटिस पकड़ा दिया गया था। पीड़िता ने कहा कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड की सरासर गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा कि उनका मकान कैंटोनमेंट के मानकों के हिसाब से बनाया गया है और उनके पास निर्माण से संबंधित सारे कागजात है, सेक्शन लेटर है, इसके बावजूद उनके घर को सील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वो इसका जवाब मांगने सीओ कैंटोनमेंट के पास गई तो मिलने नहीं दिया गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद सीओ से मिली, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पीड़ित नीलम राणा ने कहा है कि जल्द ही उनके मकान का सील नहीं खुला तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और जो भी अधिकारी इस पूरे प्रकरण में लिप्त है उन सबको कोर्ट द्वारा कार्रवाई करवाएगी। सही तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे साथ आज, क्योंकि ये कैंटोनमेंट की सरासर क्या बोलेंगे, एक तरह से तानाशाही और गुंडागर्दी ही उन्होंने हमें जतलाया, जैसे वो शायद अंदर से हैं, जो अभी तक हमको नहीं पता था। क्योंकि इन्होंने हमें बिना नोटिस के जारी किए हुए इन्होंने हमें सीधा सीधा हमारा घर सील कर दिया गया, जो कि मजदूरों से पता चला। और दूसरी बात, सीलिंग का नोटिस भी हाथ में उसी समय पकड़ाया गया, जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। ऐसे तानाशाही गुंडागर्दी नहीं होगी, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि सरासर इस तानाशाही और गुंडागर्दी ही है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी शायद इसमें लिप्त हैं, हमको इसके बारे में नहीं पता। जिस तरह से हमको बार बार परेशान किया जा रहा था, शायद हो सकता है कि कोई ना कोई तो संलग्न है इसके साथ। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। बता दें कि अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुंडा पुलिस और जसपुर पुलिस ने भरतपुर में शिवा पशु आहार मिल के अंदर से शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। बता दें, पुलिस ने बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ साथ देसी शराब की सैकड़ों पेटियां बरामद की। मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उपरोक्त मिल में सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हुए यह बड़ा जखीरा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। कुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां कुंडा पुलिस ने लाखों रुपए की शराब जब्त की है। यशवंत चौहान को हमने वांछित बनाया। विवेचना में हमें कुछ और जानकारी मिली थी कि इसमें एक बड़ा रैकेट में 2-3 और नाम है जो कि चंडीगढ़ से और यहाँ शराब की तस्करी में संलिप्त है। चूंकि वह विवेचना का पार्ट है, उनको भी हम लिंक करेंगे और इसको विवेचना को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बाद यह चूंकि एक बड़ा गैंग है, इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करें। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा, जिसके लिए सरकार दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने के लिए तैयारी कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन जाने का फैसला लिया। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। सरकार ने अगले 5 वर्ष में उत्तराखंड की GSDP दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। और बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है, हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है। ऐसी प्रकार से पॉली हाउस जो हम 1 साल के अंदर 30,000 से भी ज्यादा बनाने वाले हैं
उन पॉली हाउसों में भी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने वाला है। ऐसे अनेकों जो हमने विभिन्न की जैसे टूरिज्म में हमने पॉलिसी बनाई है, उसमें भी कई लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इवेंट हुआ है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, बहुत ही अच्छा यहाँ उत्साह रहा और इंडस्ट्री से भी और मीडिया से भी बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए और बहुत हमें सहयोग का आश्वासन भी मिला और जितनी हमने ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था उसको हम लगभग अचीव कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं और हमें आशा है कि जो हमने टारगेट ग्राउंडिंग का और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रखा है उससे ज्यादा हम अचीव कर पाएंगे। खबर देहरादून से है। देहरादून में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान ने समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। साथ ही उत्तराखंड के भाषा मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल रहे। कार्यक्रम में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के महत्व को समझाते हुए प्रदेश से आए बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही प्रदेश स्तर पर कविता, निबंध, लेखन की भी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। और इस अवसर पर उत्तराखंड के भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम थे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार को अच्छा लिखने वाले बच्चों को प्रतियोगिता के जरिए अवसर देने चाहिए और आज के बच्चे ही कल के बड़े साहित्यकार बनेंगे। के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, मैं भाषा मंत्री जी को और उनके पूरे स्टाफ को, सचिव साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये अद्भुत कार्यक्रम है। भाषा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाषा में पूरी अभिव्यक्ति आती है और फिर आज हिंदी दिवस है। हिंदी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। हिंदी पूरे विश्व में छाने वाली भाषा है, साइंटिफिक भाषा है। हिंदी हमारे स्वाभिमान है, सम्मान है, इस देश की पहचान है। और इसलिए इन नए युवकों को, जो नई पीढ़ी को जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है और जोड़ रहे हैं, जो पूरे प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो लिखने में, जो हिंदी में, उर्दू में और पंजाबी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके लाए हैं और उसके बाद जो प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय आए हैं, उन सबको आज सम्मान मिल रहा है। मैं उनके अभिभावकों को, उनके छात्र छात्राओं को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। देहरादून में डीआईजी दलीप सिंह कुंवर को एसएसपी पद से विदाई दी गई। शासन ने डीआईजी दलीप सिंह कुंवर का ट्रांसफर देहरादून के एसएसपी पद से इंटेलिजेंस में कर दिया, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। विदाई समारोह पुलिस लाइन स्थित सभागार में हुआ। इस दौरान जिला पुलिस के अफसरों के साथ थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीआईजी दलीप सिंह कुंवर के करीब 14 महीने के कार्यकाल को सराहा गया। इंटेलिजेंस विभाग में ट्रांसफर किया गया है। 14 महीने के कार्यकाल को सराहा गया और डीआईजी दलीप सिंह कुंवर को विदाई दी गई और विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया था। हरिद्वार के नवनियुक्त एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल कार्यभार संभालने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने एसएसपी के पदभार संभालने से पहले सभी औपचारिकता पूर्ण कर ली थी। एसएसपी के कार्यभार संभालने के दौरान एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल पहले भी हरिद्वार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
24 तारीख को एक ट्रक चोरी की सूचना गोपालपुर पुलिस को मिली थी, जिसमें ट्रक के साथ साथ करीब 300 बैग चोकर वगैरह सामान था। इसके मालिक द्वारा पुलिस को बताया गया कि ये श्रवण कुमार द्वारा कि इसका ट्रक चोरी किया जा चुका है। इस संबंध में पुलिस ने एक्टिव होते हुए लगातार आरटीसेट के माध्यम से चेकिंग करवा के सीओ मंगलौर और जो हमारे नए एसओ आए हैं मध्य उसके लगातार सघन चेकिंग के माध्यम से कुछ ही समय के बाद ये ट्रक में छुकर के पकड़ा गया। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। दोनों अभियुक्तों के द्वारा जुर्म को कबूल किया गया है और पूरा माल भी बरामद हुआ है और करीब 45 लाख के आसपास का ट्रक चोरी और उसके जो माल था वो हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया है। नेपालगंज रुपेडिया से हरिद्वार बस आ रही थी, जिसमें 53 लोग सवार थे, जो मुख्यतः नेपाल मूल के निवासी थे। जहां अचानक मार्ग पर बरसाती नदी में पानी ज्यादा आ जाने के कारण बस सवारियों के साथ नदी में ही फंस गई। इस दौरान उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एक एक कर बस में सवार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तिरपन सवारियों के साथ नदी में बस फंसी थी, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर में 4 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी हो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2-3 दिन तक आने वाले समय में बारिश की संभावना, करीब 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जहां कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कंडोली में बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों संग पहुंचकर लोगों की पीड़ा सुनी और लोनीवी ऊर्जा निगम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय लोगों ने मंत्री को बताया कि बारिश के कारण कंडोली भी पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त होने से भारी
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुलिया के पास बिजली का पोल है जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मंत्री ने मौके पर यूपीसीएल के अधिकारियों को तत्काल पोल को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा है। साथ ही लोनीवी अधिकारियों को कंडोली की सड़क को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया गया, जहां पर निरीक्षण के दौरान जरूरी निर्देश दिए गए और मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। रुड़की में जिलाधिकारी और आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अवैध कच्ची शराब को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। आबकारी आयुक्त ने अभियान चलाते हुए नाथुखेड़ी में लगभग 80 लीटर कच्ची शराब और 70 किलो लहन नष्ट किया है। वहीं आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां पर हरिद्वार पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बरामद की गई और भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई। करीब 80 लीटर कच्ची शराब और लहन नष्ट किए गए हैं। आबकारी विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर अवैध शराब के साथ साथ कच्ची लहन जो है वो हरिद्वार पुलिस द्वारा नष्ट की गई। और लगातार आपको बता दें कि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कच्ची शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई थी। तो आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई थी, जहां कच्ची शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी कर लहन और कच्ची शराब नष्ट किया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।